हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक टर्न अराउंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो जब आपका कोई भी बिजनेस होता है मार्केट के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उस बिजनेस को मार्केट जो है कभी भी कंपैरेटिवली जो वैल्यूएशन देता है ना, वो कम देता है एज कंपेयर टू आपका सिंगल बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैपिटल मार्केट स्पेस के अंदर बात करूं तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आप ब्रोकर्स को देखो, नुवामा जैसे बिजनेस को देखो, वहाँ पे मार्केट जो है इन बिजनेसेस को कंपैरेटिवली हायर वैल्यूएशन देता है। चलो छोड़ा थोड़ा जो है हम नॉर्मल एग्जांपल भी ले लेते हैं। आईटीसी वाला बिजनेस देखो और नॉर्मल टोबैको वाला बिजनेस देखो, जैसे कि वीएसटी का। तो आईटीसी के केस में अगर आप देखोगे तो आईटीसी को वैल्यूएशन जो है मार्केट कभी भी कम देगा एज कंपेयर टू आपका दूसरा टोबैको वाला बिजनेस, जैसे कि गुडफ्री फिलिप्स हो गया या फिर वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया। तो इस तरीके से जो है चीजें चलती है, क्योंकि मार्केट जो है इस चीज को बुलाता है कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंटिंग। तो जेएम फाइनेंशियल के केस में भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंटिंग जो है वो विजिबल है। और जेएम फाइनेंशियल जो स्टॉक है, यहाँ पे चीजें जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब ये कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपका जो बिजनेस है, आपके जो मैनेजमेंट है, वो गलत बिजनेसेस के अंदर कैपिटल एलोकेट कर देगा और आपको लॉस देखने मिलेगा ओवरऑल बिजनेस लेवल पे। ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है। और जेएम फाइनेंशियल जो कंपनी है, ये कंपनी जो है यही वाले सबसे बड़े रिस्क के थ्रू जो है कंपनी डी रिस्क कर रही है। अब आप बोलोगे यार कैसे, क्या बोल रहा है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो मैं बताता हूं। अब जेएम फाइनेंशियल के बिजनेसेस को अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंडर बहुत ज्यादा बिजनेसेस आते हैं। एक आपका कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस आता है, दूसरा आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस आता है। कैपिटल मार्केट के अंदर जैसे अगर आप 5paisa 1 देखोगे, एंजल 1 देखोगे, जीरोदा देखोगे, तो उन प्लेयर्स की तरह आपका जेएम फाइनेंशियल भी जो है ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग लेंडिंग बिजनेस के अंदर भी है। लेंडिंग बिजनेसेस के अंदर भी इनके दो पार्ट है, एक आपका होलसेल लेंडिंग है और दूसरा जो है आपका रिटेल लेंडिंग है। अगर आप कंपैरेटिवली किसी भी बिजनेस के अंदर देखोगे ना, तो होलसेल लेंडिंग के अंदर रिस्क जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका रिटेल लेंडिंग। कोई भी बैंक अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फोकस उनका वही है कि रिटेल लेंडिंग पे रहे। तो इसलिए जेएम फाइनेंशियल का मैनेजमेंट भी यही चीज कर रहा है कि वो धीरे धीरे रिटेल लेंडिंग पे शिफ्ट हो रहा है एज कंपेयर टू आपका होलसेल लेंडिंग। क्योंकि होलसेल लेंडिंग में होता क्या है बॉस, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो होलसेल लेंडिंग के अंदर आप कुछ बड़े बड़े लोगों को लोन्स देते हो और वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट के लोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दो लोगों को 200-200 करोड़ के लोन दे देते हो, तो अब वो दो लोगों में से एक इंसान ने भी डिफॉल्ट कर दिया तो आपके बैंक का तो 200 करोड़ का लॉस। लेकिन अगर आप रिटेल सेगमेंट के अंदर देखते हो तो यही 200 करोड़ का लोन जो है आप अगले 200 लोगों के अंदर देते हो, तो इन 200 लोगों में से एक भी अगर डिफॉल्ट कर देता है तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसलिए रिटेल लेंडिंग को जो है मार्केट कभी भी प्रेफर करता है। अब ऐसी चीजें जो है सिंप्लीफाई, आपको पता है कि मैं ऑलरेडी सारी चीजें आपको सिंप्लीफाई कर कर सिखाता हूं, और इसलिए हम कर रहे जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास, जहां मैं आपको जीरो के लेवल से हीरो के लेवल पे पहुंचाऊंगा आपके इक्विटी रिसर्च के अंदर, जहां पे हम सीखेंगे। ये मास्टर क्लास जो है 14 और 15 जून को हो रहा है और सीट्स जो है ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स को मैं एक स्पेशल प्राइस दे रहा हूं जो कि है 999 रुपीज का, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये प्राइस जो है 1500 रुपीज के आसपास चल जाएगा आफ्टर 100 पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। हम विद इन 3 डेज ही 30 पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो है 30 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अब जो है सिर्फ 70 सीट्स बाकी है, वो भी एक्चुअली फास्ट फिल हो रही है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लो, जहां आपको सीखने मिलेगा। मैं आपको बेस से लेके चलूंगा कि कौन कौन ट्रांसक्रिप्ट्स किस तरीके से डिकोड करते हैं, मेगा ट्रेंड किस तरीके से ढूंढते, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मैक्रोस को किस तरीके से रीड करते, कैश फ्लोस और पीएनएल को मैं किस तरीके से प्रैक्टिकली डिकोड करता हूं। यहां पे हम कोई भी थियरी बकवास नहीं करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। इसके साथ साथ आपको जो है हर एक सेक्टर का मेंटल मॉडल मिलेगा, क्योंकि आप बिना मेंटल मॉडल के किसी भी सेक्टर को ट्रैक नहीं कर सकते। और अगर आपको अलग अलग सेक्टर्स ट्रैक करने ना बॉस, मार्केट के अंदर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें देखना क्या है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता है कि कैपिटल मार्केट के अंदर मुझे क्या ट्रैक करना है, होटल सेक्टर के अंदर मुझे क्या ट्रैक करना है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे क्या ट्रैक करना है। तो इसलिए मैं आपको हर एक सेक्टर का मेंटल मॉडल दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको वैल्यूएशन करने का सही तरीका बताऊंगा। सेक्टर वाइज भी वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन करने के तरीके डिपेंड करते हैं। अलग अलग कंपनी वाइज भी वैल्यूएशन करने का तरीका जो है डिफर करता है। तो इसलिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आप वैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हो, बिना कोई एक्सेल शीट के, बिना कुछ के। अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन में आपको इस तरीके से सिखाऊंगा ना यार, कि आप
खुद ही 15 से 20 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 10 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक को वैल्यू कर लोगे, क्योंकि आपको उस स्टॉक का बिजनेस मॉडल ही इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास फ्रेमवर्क रहेगा। फ्रेमवर्क के थ्रू आप आराम से वैल्यूएशन कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स है, मैंने क्या सोचकर इन स्टॉक्स को जो है ऐड किया है, मैं क्या सोचकर Q4 के अंदर मैंने अभी कौन से स्टॉक्स ऐड किए, कौन से स्टॉक्स रिमूव किए, ताकि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी सीखने मिले। और ये सेशन जो है बिल्कुल फॉर्मल सेशन नहीं होगा, एकदम इनफॉर्मल सेशन होगा जहां पे हम सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको मेगा ट्रेंड और टेलविंड्स कैसे ढूंढते हैं मार्केट के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर, उसके बारे में भी सीखने मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रेजर पे का लिंक है, आप डायरेक्ट जो है रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपका मेल आईडी फिल करो, फोन फिल करो और पेमेंट करो, आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लोगे। डिटेल जो है मैं विद इन 1 वीक ऑफ वर्कशॉप जो है, बिफोर 1 वीक ऑफ वर्कशॉप आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे हम लोग जो है जूम पे आपको मीटिंग वगैरह लिंक जो है सब प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, जल्द से जल्द रजिस्टर करना, मिस आउट मत करना ये डील। अब जेएम फाइनेंशियल की आगे जाकर बात करते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। अब जेएम फाइनेंशियल जो है उनके जो दूसरे बिजनेसेस है ना, वहां पे उन बिजनेसेस पे कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है। तो वहां पे कौन से बिजनेसेस है जहां पे जेएम फाइनेंशियल फोकस कर रहा है? तो करंटली ये लोग जो है इनका प्राइवेट क्रेडिट वाला बिजनेस है, वहां पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी वाले बिजनेस पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कॉर्पोरेट एडवाइजरी और कैपिटल मार्केट्स वाले बिजनेस के अंदर फोकस कर रहे हैं। अब इस बिजनेस के अंदर एक और बिजनेस है, एआरसी के नाम का बिजनेस है। अब एआरसी क्या होता है? एआरसी मतलब होता है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब फॉर एग्जांपल एक बैंक है जो कि लोन देती है और वो लोन जो है एनपीए हो जाते हैं। तो बहुत सारे बैंक अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं यही बोल रहा हूं, ये सारी चीजें सीखने के लिए आप वर्कशॉप के अंदर एनरोल कर लो ताकि आपको सारे सेक्टर्स का आइडिया रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं टेक्निकल राइट ऑफ। अब टेक्निकल राइट ऑफ के अंदर ये जो एनपीएस हो जाते हैं, प्रोविजन कर लेती है ये बैंक, ये आपके एआरसी कंपनीज के पास जाते हैं और एआरसी कंपनीज जो है पैसा रिकवर करती है और बैंक को जो है एआरसी कंपनी जो है पैसा दे देती है। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में जो है मैंने आपको समझाया एआरसी कंपनी क्या करती है, आपके जो खराब लोन से उनसे पैसा रिकवर करती है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको। तो ये आप देख सकते हो एआरसी वाला बिजनेस मॉडल ही इतना बकवास बिजनेस मॉडल है इनका, जहां से जो है करंटली इनके पास इतने ज्यादा रेवेन्यूज नहीं आ रहे और ये एआरसी मॉडल के अंदर ही कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रोविजंस कर रखे और FY25 के अंदर इनका एआरसी वाला बिजनेस जो है कंपनी के लिए बहुत बड़ा ड्रैग रहा है, जो कि कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि FY26 और FY27 के अंदर एआरसी बिजनेस के जो प्रोविजंस इन्होंने किए ना, वो प्रोविजंस चांसेस है कि ये प्रोविजंस को ये लोग राइट बैक कर ले। तो बिजनेस के पास जो है कैश अच्छा खासा जनरेट हो सकता है एआरसी बिजनेस के थ्रू। और इसके साथ साथ एआरसी बिजनेस को ये लोग दूसरे एंटिटी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं जो कि जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन है। तो वहां पे भी ये लोग स्टेक एक्वायर कर रहे हैं और एट द एंड इन्हें जो है जेएम फाइनेंशियल को एकदम एसेट लाइट मॉडल पे रखना है। और इनके जो हाई आरओई बिजनेसेस है ना, मैंने बोला डी रिस्किंग वाला सीन जो है वो कंपनी के अंदर कंप्लीटली चल रहा है और टर्न अराउंड हमें देखने मिल रहा है। मतलब क्या, होलसेल लेंडिंग आप रिड्यूस कर रहे हो, एआरसी बिजनेसेस से आप बाहर जा रहे हो और आप जो आपके हाई आरओई वाले बिजनेस है ना, जो बिजनेसेस आपके कंपनी को मैक्सिमम पैसा बना कर देंगे, वही बिजनेसेस के अंदर जो है जेएम फाइनेंशियल अभी इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी करंटली अगर आप देखोगे तो हमें इनके लोन बुक के अंदर थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा है क्योंकि इनकी होलसेल की बुक जो है कंपनी रिड्यूस कर रही है। अगेन बुक वैल्यू पर शेयर देखोगे कंपनी का तो 101 के आसपास है, जो कि कंपनी को और इंटरेस्टिंग बना देता है क्योंकि अगर आप इस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे ना तो 1.27 के आसपास है। और इसी तरीके से अगर मैं जेएम फाइनेंशियल के पीयर्स को देखूँ तो आपका नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, आपका मोतीलाल हो गया, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो उनका प्राइस टू बुक जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाईयर साइड पे और पी वाइज भी अगर आप जेएम फाइनेंशियल से इन कंपनीज को कंपेयर करोगे तो थोड़ा हाईयर साइड पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा कॉनकॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बताया गया और फिर इसके बाद हम जो है आउटलुक डिस्कस करेंगे और इस कंपनी के अंदर ट्रैक क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कॉनकॉल के अंदर अगर हम बात करें तो इतने वीक मार्केट के अंदर भी जेएम फाइनेंशियल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। अब जेएम फाइनेंशियल के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला बिजनेस है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल पिछले कुछ टाइम से आपके कैपिटल मार्केट वाले सारे स्टॉक्स और सारे बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट के अंदर जब सेंटीमेंट्स खराब होते हैं ना, तब अगर आप देखोगे तो QIP वगैरह जो है ना एकदम रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए बाकी सारे बिजनेस, नुआमा हो गया, नुआमा के हालांकि अच्छे नंबर्स आए लेकिन 361 वैम हो गया, मोतीलाल हो गया, तो यहाँ पे QIPs के अंदर स्लो डाउन देखने मिला इन कंपनीज के अंदर। लेकिन इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो M&A का जो पाइपलाइन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ प्राइवेट इक्विटी के अंदर ये लोग सिंडिकेट
सिंडिकेटिव एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब सिंडिकेटिव एग्जीक्यूशन मतलब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको जो है बहुत बड़ा आईपीओ लाना है, एक बहुत बड़ी क्यूआईपी लानी है, तो उसके लिए आप जो है दूसरी प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ मिलकर काम करते हो और आप लोग मिलकर जो है पूरा एग्जीक्यूट करते हो वो चीज़। तो यहां से इनके पास रेवेन्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनका कैपिटल मार्केट के लिए जो पाइपलाइन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। और इनका इस सेगमेंट के अंदर आरओई अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास है और मार्जिन्स भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जेएम फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो आई थिंक आईपीओज वगैरह करने के लिए ये लोग नंबर 2 या नंबर 3 पे आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अगर आप सारी बैंक्स को कंपेयर करोगे आईबीज को तो। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और अब बिजनेस के अंदर इतना ज़्यादा कैश आने वाला है, जो कि एक्चुअली ये बिजनेस के जो अच्छे हाई आरओई बिजनेस है ना, उसके अंदर ये कैश इन्वेस्ट होगा। इसके साथ साथ कंपनी अपना डिविडेंड पे आउट भी जो है मेंटेन करने वाली है, जो कि 50% प्लस का है। हालांकि आपको पता है कि मुझे डिविडेंड देने वाली कंपनीज जो है इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल के केस में अगर आप देखोगे तो एक कैश आ रहा है बिजनेस के पास, एआरसी बिजनेस वाला। अब ये बिजनेस जो है कहीं आपके एआरसी बिजनेस के अंदर किसी को लोन वगैरह नहीं देने वाला है। मतलब क्या कि ये कैश जो है ये आपके बिजनेस के बुक में ही पड़ा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है इस कैश का। तो कैश कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड्स की तरह शेयर होल्डर्स को जो है बांट देगी। ऐसा एक्चुअली आप ऐसा समझ सकते हो। तो डिविडेंड्स अच्छे खासे मिलेंगे और डिविडेंड जो है डबल हो जाएंगे अगले 3 सालों के लिए। तो किसी को डिविडेंड स्टॉक्स पसंद है तो जेएम फाइनेंशियल को जाकर अभी स्टडी करो। उसके बाद प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये लोग जो है प्राइवेट क्रेडिट के अंदर 10,000 करोड़ का बुक के आसपास जो है टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे यील्ड जो है ये लोग बता रहे हैं कि 12 to 13% के आसपास ये लोग मेंटेन कर चलेंगे। अगेन सिंडिकेशन के थ्रू इनकी कुछ 1 to 2% ऑफ फी आएगी, क्योंकि अगर आप सिंडिकेशन के थ्रू देखोगे आप बैंक्स के साथ भी 2-3 बैंक्स के साथ बड़े बड़े लोन्स दे सकते हो या फिर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स दे सकते हो, तो उसे जो है हम सिंडिकेटेड लोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको 1000 करोड़ लोन देना है और आप 5 बैंक्स हो तो 5 बैंक्स में से एक एक बैंक जो है 200-200 करोड़ लोन देगी। तो आप देखोगे आपका रिस्क भी जो है रिड्यूस हो गया और यील्ड भी जो है आपको हाई मिल सकता है इसमें। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है इस कंपनी के साथ। सिंडिकेशन के ऊपर ये मैक्सिमम फोकस कर रही है। जेएम फाइनेंशियल जो है आपके हाउसिंग लोन्स के अंदर भी है। हाउसिंग लोन्स के अंदर ये लोग मैक्सिमम आपके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन पे फोकस कर रहे हैं। जैसे आपका इंडिया शेल्टर है ना, या फिर आपका आवास एप्टस है ना, उनकी तरह ये लोग ये हाउसिंग वाले लोन्स दे रहे हैं। और हाउसिंग वाले लोन्स के अंदर अगले कुछ सालों के लिए ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये वाला सेगमेंट जो है कंपनी का अच्छा कर सकता है। करंटली अगर आप इनका एयूएम देखोगे तो 2800 करोड़ के आसपास है। FY30 तक इनका टारगेट है कि 10,000 करोड़ का एयूएम कर ले, तो आराम से अगर आप देखोगे तो 30% CAGR के आसपास कंपनी जो है आराम से ग्रो कर सकती है आपका 3x लेवरेज लेकर। तो अभी कंपनी का आरओई जो है 8.5% के आसपास है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है कि 14% के पास आरओई जो है चल जाएगा FY30 तक। रीजन बीइंग कि आप लो आरओई बिजनेस से हाई आरओई बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। इसे जो है हम राइट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और जब किसी भी बिजनेस का कैपिटल एलोकेशन राइट होता है ना, तब अगर आप देखोगे तो बिजनेस जो है शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमम वेल्थ जनरेट कर देता है। अगेन राइट बैक्स की बात करूं तो इन्होंने इनका एआरसी वाला बिजनेस है, वहां पे 1000 करोड़ के प्रोविजंस किए थे, जहां पे कंपनी का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि इन्हें 300 करोड़ पर ईयर FY26 to 28 के बीच में आराम से आ सकते हैं और ये रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर रियल एस्टेट वाले सेगमेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वाले लोन्स थे ना, बड़े बड़े एकदम हेवी अमाउंट के होलसेल लेंडिंग वाले, वो भी ये लोग थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं ओवरऑल अपने लोन बुक के अंदर, और वहाँ पे भी सिंडिकेटेड लोन्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ टॉप डेवलपर्स को ही लोन दे रहे हैं। आपके कोई आलतू फालतू छोटे मोटे डेवलपर्स होते हैं ना, वहाँ पे ये लोग लोन नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें डिफॉल्ट रिस्क नहीं रखना है। फिर इसके बाद अगर आप बात करोगे तो एआरसी बिजनेसेस के अंदर कंपनी बता रहा है कि 26-27 में हमें पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिलेगा, क्योंकि अगेन आपके बैलेंस शीट के अंदर कैश आएगा। फिर इसके बाद कैश की बात करें तो कैश जो है कंपनी अपने ब्लिंकिंग ऐप के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी की अच्छी खासी हो रही है। अब कंपनी का मैक्सिमम फोकस अगर आप ओवरऑल बात करें ना, तो ये 4 सेगमेंट के ऊपर ही है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी और कैपिटल के अंदर, जिसमें जेएम फाइनेंशियल क्लेम करता है कि वो लोग नंबर 1 है आपके क्यूआईपी डील्स के अंदर। इसके साथ साथ इनका पाइपलाइन बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, तो ये बिजनेस तो अच्छा करने ही वाला है। वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, और मैं बहुत टाइम से चैनल पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगेन आपको ये टेलविंड्स ढूंढना सीखना है, समझना है कि कहाँ टेलविंड्स आती है, तो वर्कशॉप में आओ, मेरे साथ बैठो, मैं आपको बैठ कर सिखाऊंगा कि टेलविंड्स ढूंढते कैसे, मेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और हम ऐसे करंट मेगा ट्रेंड्स के बारे में भी बात करेंगे कि जो कि आप इमीडिएटली जाके स्टडी कर सकते हो, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको मेगा ट्रेंड्स बताऊंगा कि अभी करंटली क्या मेगा ट्रेंड्स चल रहे हैं और हमें कहाँ फोकस करना चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट स्टडी करते टाइम या इक्विटी रिसर्च करते टाइम। तो ये सारी चीजें मैं आपको वर्कशॉप के अंदर सिखाऊंगा।
आओ मेरे साथ बैठो 2 दिन, 14th और 15th को वर्कशॉप होगा, और लाइव नहीं आ सकते तो टेंशन मत लेना, आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस आप कभी भी ट्रैक कर रहे हो ना, तो आपको रिकरिंग वाले रेवेन्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू नॉन रिकरिंग, क्योंकि जो साइक्लिकलिटी वाला पार्ट होता है ना कैपिटल मार्केट्स का, अगर आप देखोगे तो मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो कंपनी भी खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। तो ये साइक्लिकलिटी होता है किसी भी कैपिटल मार्केट कंपनी का। तो जब आप नॉन रिकरिंग साइड होते हो ना, आई एम सॉरी, जब रिकरिंग साइड होते हो ना, तो रिकरिंग साइड पे आपके जो है रेवेन्यूज थोड़े स्टेबल हो जाते हैं और आपकी जो कंपनी की साइक्लिकलिटी है ना मार्केट से रिलेटेड, वो रिड्यूस हो जाती है। तो वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस भी जो है इनका अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और ये लोग जो है आपके रिकरिंग एयूएम पे जो है फोकस कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड एयूएम जो है इनका डबल हो रहा है वाई। अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका एसआईपी इन्फ्लोज भी जो है स्टार्ट हो चुका है, और एसआईपी इन्फ्लो का जो रेट है ना, उस रेट पे इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो आई थिंक FY30 तक ही ये इंडस्ट्री जो है डबल हो जाएगी अब भी करंट एसआईपी इन्फ्लो पे। तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैपिटल मार्केट के अंदर टेलविंड्स बहुत ज्यादा है। प्राइवेट मार्केट्स के अंदर ये लोग जो है आपके फैमिली को, एंटरप्रेन्योर बिजनेस वगैरह को ये लोग लोन देते हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, अच्छा कर रहा है ये वाला सेगमेंट कंपनी का। तो अभी कंपनी के अंदर टर्न अराउंड क्या चल रहा है वहां पे बात करते हैं। लोन बुक स्ट्रैटेजी मैंने इनको बोला, आपको ऑलरेडी समझा दिया कि हाई रिस्क से लो रिस्क की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोविजन जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ARC से अगर आप देखोगे तो जो लॉस मेकिंग ARC था उसे ये लोग अपने बिजनेस के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं, और वहां से रिकवरी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और धीरे धीरे ये ARC वाले बिजनेस से जो है कंपनी बाहर जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे तो डी रिस्किंग होगी। फिर कैपिटल एलोकेशन जो है, कंपनी कैपिटल हैवी मोड से जो है अभी करंटली हाई ROE मोड पे जो है कंपनी शिफ्ट हो रही है, और ROE का आउटलुक अगर आप देखोगे कंपनी का तो 10% के आसपास है, अभी लेस देन 10%, 8% के आसपास होगा ROE। वो कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आराम से 15% के ऊपर जा सकता है FY25 to 28 के बीच में। डिविडेंड कंपनी का शेयर जो है 1.8 रुपीज पर शेयर दे रही है, वो 2.7 रुपीज के आसपास जा सकता है। तो ओवरऑल JM फाइनेंशियल के अंदर टर्न अराउंड हो रहा है, कंपनी खराब बिजनेसेस से अच्छे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है इस चीज को। अगर आपको मास्टर क्लास के लिए एनरोल करना है तो आप जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। जल्दी रजिस्टर करो अगर आपको स्पेशल प्राइस के अंदर एनरोल करना है तो। और यहाँ पे आपको और क्या क्या सीखने मिलेगा, आपको हर चीज का जो है मैंने आइडिया दे दिया है कि आपको इस मास्टर क्लास के अंदर क्या क्या चीजें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि कौन से तरीके से आप कौन से भी सेक्टर को ट्रैक कर सकते हो, एंड अगेन मैं किस तरीके से आइडिया जनरेट करता हूँ, मैं किस तरीके से ढूंढता हूँ कि आज कौन सा स्टॉक स्टडी करना है, कल कौन सा स्टॉक स्टडी करना है, और एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा आपको। कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है आपको इस मास्टर क्लास के लिए, आपको बस ओपन माइंड लेकर आना है और मेरे साथ बैठना है। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा JM फाइनेंशियल का, जाओ जाकर स्टडी करो। ऐसे तो मैंने आपको पूरा बिजनेस समराइज कर दिया है, आप रीड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आ जाना वर्कशॉप में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।